अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, आज एक अपोजिशन रहनुमा इस मुल्क की इकोनॉमी को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि ये जो सूरत हाल है जो इसको देखी जा रही है माशी तौर पर, ये तो 73 साल इसके अंदर कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो हुकूमत माशी कानून साजी कर रही है नाजरीन, उसकी मिसाल तो शायद वायसराय के दौर में मिलती थी, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर कब्जे करने शुरू किए थे। उसी किस्म की अब सूरत हाल शायद पाकिस्तान में पेश है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो ये हुकूमत है, जो इसको मौजूदा हुकूमत है, वो हमें उनकी मददगार नजर आ रही है। जो इंटरनेशनल एक हेजमनी है, इकोनॉमिक हेजमनी है मालियाती इदारों की, उसके अंदर उनके मददगार और मामिन हमें नजर आ रहे हैं। मामला ये है कि 2021 का जो तरमीमी बिल है, स्टेट बैंक का तरमीमी बिल, जिसके तहत स्टेट बैंक को ऐसी ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई हैं, ऐसे इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो अब शायद किसी भी सियासी हुकूमत को जवाबदेह नहीं होगा। जो गवर्नर स्टेट बैंक होगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो यूं एक्ट करेगा जैसे वाइस राय एक्ट किया करते थे नौबादियाती निजाम के अंदर। जो हमारे हुक्मरान हुए करते थे, जो काबीन हुए करते थे, उनके जो यहाँ पर हुक्मरान नुमाइंदा भेजते थे वायसराय, उन जैसी पावर उनके पास होंगी। वो स्याह सफेद के मालिक होंगे। वो चाहेंगे तो हुकूमतों को कर्ज देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। हुकूमत के पास इख्तियारात जो मालियाती पॉलिसी बनाने का है उसके अंदर वो भी बहुत कम हो जाएगा। और इसके साथ ही जो महंगाई कम और ज्यादा करने के जो टैक्टिक्स हुकूमत के पास होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हुकूमत के पास होते हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। हमारे साथ तो ये बड़ा एक अहम मौजू होगा जिस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही चीन और अमेरिका की जो इस वक्त आलमी एक स्ट्रगल चल रही है, एक आलमी रिफ्ट चल रही है, बल्कि एक दूसरे के साथ मुखासमत चल रही है। उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने बतौर रियासत क्या फैसला किया है, वो किस तरफ को जाएगा। चीन जो उसका हमसाया है उसकी जानब, या अमेरिका जहां पर जिसके गड़े में हम छुपे हुए हैं, चाहे माशी गड़ा हो, चाहे अस्करी मदद का गड़ा हो, चाहे फिर कुछ सियासी मामला हो, हम अमेरिका को अभी तक छोड़ने पर तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या है, और उसके साथ ही फिर दाखिली तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तलातुम है, और वो है नवाज शरीफ की वापसी की इत्तलात। और जिस शदोमल के साथ ये इत्तलात सामने आ रही है और जिस शदोमल के साथ इनको रिफ्यूट किया जा रहा है, इनको रद्द किया जा रहा है, वो दोनों डिस्कशन को लाइव है। उसके ऊपर बहस मुबाहिसा और होगी। हमारे साथ हाफिज अनवार साहब मौजूद हैं, समा न्यूज़ के लाहौर के सीनियर सहाफी हैं, इन मामलों के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, थैंक यू। हम साहब, ये आपने आप इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। ये हुकूमत आईएमएफ को सब कुछ, जिस तरह गवर्नर पंजाब ने कहा था कि आईएमएफ ने सब कुछ हमसे लिखवा लिया है हमारा, तो ये तो स्टेट बैंक भी हुकूमत की पहुंच से बाहर हो गया। और सब कुछ एक लग रहा है कि जैसे बाहर से लोग आएंगे उड़ते हुए, वो वहां पर अपॉइंट होंगे और वही हमारे माशी फैसले करेंगे, एटलीस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह देखते हैं कि अगर एक गांव की मिसाल लें ना, गांव में जो चौधरी होता है, गांव का चौधरी जो है ना, वो गुज्जर के साथ और तरीके से डील करता है, मुसल्ली के साथ और तरीके से डील करता है, और गांव का जो इमाम मस्जिद होता है उसको और तरीके से डील करता है। अब सबसे पहले तो हमें अपने स्टेटस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम गांव के गुज्जर हैं, इमाम मस्जिद हैं या मुसल्ली। जो फिलहाल इकोनॉमी का हाल है, दुख के साथ, कि वो तकरीबन उस कास्ट के इक्वल है जिसको आप गांव में सबसे कम तरीन कास्ट है। आपके पास रिजर्व्स नहीं है, आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस कोई नहीं है, रेमिटेंसेस आपके नहीं है, प्रोड्यूस आप नहीं कर रहे। और जो खास तौर पे पिछले दिनों आपने सऊदी अरब से जिन शराइत पे $1 अरब लिया है, वो मेरा ख्याल है कि कौमी विकार के मुंह पे एक तमाचा था। लेकिन
जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है हमारा, इसकी वजह से हम ये कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे हैं, हम 3 साल एक पॉलिसी बनाते हैं, 2 साल बाद उस पॉलिसी को तब्दील करते हैं, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे, हर गवर्नमेंट बदलती है तो इस मुल्क में बलदियाती निज़ाम नया आ जाता है। चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से हम फिलहाल तो एक तो हमारी परचेज़िंग आप कह रहे हैं नेगोशिएशन पावर जो है, वो बहुत वीक है। अब बात करें अमेरिका की तो सर, यार मुर्तज़ा बोलिए। कलामी माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे सिर्फ एक ज़िमनी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इमरान खान साहब तो ये फरमाते हैं और उनके जो गुज़रे हैं वो ये फरमाते हैं कि ब बहुत अच्छा हमारा मुल्क चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब आप देखें ना कि मोटरसाइकिलें बहुत बिक रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप देखें करंट अकाउंट डेफ़िसिट हमारे बड़े बेहतर हो गए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से पैसे हमें आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी भेज रहे हैं और वैसे आ रहे हैं, वो भी स्काई रॉकेटिंग हो गई है। टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। सर वो तो बता रहे हैं, जैसे मुझे कभी-कभार लगता है खान साहब को सुनने के बाद कि मैं स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं अभी दरवाज़ा खोलूँगा तो बाहर स्विट्ज़रलैंड होगा। तो वो तो सर सब कुछ अच्छा कह रहे हैं। आप जो पिक्चर कह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। तो ये कैसे हाँ, होगा? बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है और तमाम वज़रा जो हैं, उनकी नौकरी इस बुनियाद पे है कि वो अच्छा कहेंगे और अपोज़िशन की नौकरी ये है कि वो बुरा कहेगा। एज़ अ जर्नलिस्ट हमको सर हकीकत का वज़ीर-ए-आज़म की सामना नौकरी करना क्या है सर? यार वज़ीर-ए-आज़म की नौकरी तो फ़िलहाल जो है ना, ये ख़ास तौर पे जो केपी का रिज़ल्ट आया है ना, इसके बाद वो हुँ। कॉपी वो जो नौकरी है ना, वो मुश्किल बुनियादों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शिफ्ट हो गई। अब किस दिन वो डेली अच्छा, वेजेस पे ठीक है। चली फिर जाए उसको उसको सर हम और डिस्कस कुछ करते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है सर, उसके ऊपर स्टेट बैंक का जो मामला है, क्या खान साहब को कोई फ़िक्र नहीं है, स्टेट बैंक जो मर्ज़ी कर ले, जैसे मर्ज़ी बना लें। आज उन्होंने कैबिनेट में अप्रूवल दे दी है सारे मामलात की। उनको कोई आपको लगता है कि उनको कोई फ़िक्र है कि ये स्टेट बैंक देखिए के साथ जो हम कर बिल्कुल। रहे हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान में? देखिए, एक तो ये कि काबीना में बहुत कम लोग होंगे जो स्टेट बैंक का स्टेटस और इससे हमारे मुल्क में होने वाले जो असरात हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? स्टेट बैंक का बुनियादी काम है जी कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो फिस्कल साइड की बजटरी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर लेगा। स्टेट बैंक ने सबसे पहले तो देखना ये है कि क्या वो इन्फ्लेशनरी तो नहीं है। अगर उससे मनी सप्लाई ज़्यादा तो नहीं होगी, उसको कंट्रोल करना। उसके साथ आपने आपकी जो करेंसी है उसको देखते रहना है और उसको आपने एक मुनासिब हद तक अपने आप को रुपी और उसका रेशियो रखना है डॉलर का बाकी करेंसीज़ के साथ भी। लेकिन क्या एक्सचेंज स्टेट रेट बैंक उसका अपना बेहतर काम कर रहा है? हुँ। स्टेट बैंक अपना काम कर रहा है? क्वेश्चन ये बनता है मैं किसी को भी पास दे दूँ। जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो इन प्रिंसिपली सारे लोग कह रहे थे कि भाई ने भाई को वज़ीर आला बना दिया, लेकिन ही डिलीवर्ड। उन्होंने डिलीवर किया और उन्होंने साबित किया कि खानदानी सियासत या भाई का भाई को गवर्नमेंट देना या वज़ारत आला पे बिठाना अच्छा स्टेप नहीं है। लेकिन उन्होंने डिलीवर करके दे दिया कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्ज़ाम्पल। अगर इसी को हम स्टेट बैंक इम्प्लीमेंट करें कि मैं स्टेट बैंक को इतनी पास तो देने जा रहा हूँ, क्या स्टेट बैंक डिलीवर कर रहा है, जो मैं उस पे इतना ज़्यादा यकीन करूँ? क्या हमारा बैंकारी जी। निज़ाम इतना अच्छा स्टेट बैंक चला रहा है, जो हम दुनिया को एग्ज़ेम्प्लीफाई कर सकें? नहीं। आप देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग शुरू की। स्टेट बैंक इस वक़्त मुल्क के जो 5 बड़े बैंक हैं, उनके सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है और वही इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं बैंक, वही माइक्रो फाइनेंस को सॉल्यूशन दे रहे हैं, वही एसएमई बैंकिंग करने लग जाते हैं, वही बैंक अब आ गए हैं उसपे माइक्रो फाइनेंसिंग में और ये मोबाइल बैंकिंग में भी वही बैंक आ रहे हैं। तो स्टेट बैंक की कारकर्दगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के सेविंग रेट अभी भी पब्लिक को एक अच्छे नहीं मिल रहे बैंकिंग से आपकी। नहीं मिल वो रहा। दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्टेट बैंक अपनी बुनियादी किरदार को अपना जो बुनियादी रोल है वो प्ले करने में नाकाम रहा। उसके बाद बड़ा आसान है कि आप रज़ा बाकर साहब जैसे एक शख्स ले आएँ और उसके थ्रू आप अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवा लें।
कुछ भी ना करे स्टेट बैंक का गवर्नर। जो साहिब ने वो बता दिया, रज़ा साहब ने, कि मैंने जो रुपी डेप्रिसिएशन हुई है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उन पाकिस्तानियों को जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं। लेकिन वो जी। शायद ये नहीं जानते कि तकरीबन 20 करोड़ इस मुल्क में रहता भी है। ये रुपी डिवैल्यूएशन का सर वो उसको जो खुद भी बाहर नुकसान से आए हुआ। हुए हैं ना, वो अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं। हाँ, वो बाहर से आए इसलिए वो। और देखिए, जो टेक्नोक्रेट होता है या वो जो है ना उसकी पब्लिक की नब्ज़ पे हाथ नहीं होता। जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, अगर वो ख़ास तौर पे डार साहब की तरह, नवीद कमर की तरह इलेक्टेड हो, सरताज अज़ीज़ की तरह हो, पॉलिटिशियन सियासी हो, तो हो। उसे हाँ, हाँ, उसको पता होता है कि मेरे कौन से डिसीजन जो है उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। लेकिन दुःख जी, की बात है कि रज़ा बाक़िर साहब चंद दिनों के लिए आए हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप उनका काम है। वो जहाँ मिस्र से आए हैं, मिस्र में वो उन्होंने जो किया उसपे भी क्वेश्चन है, उसके बाद अब पाकिस्तान में भी आके जो वो कर रहे हैं और जैसी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब उनकी स्टेटमेंट खुद दे बता रहे हैं। रही है कि वो उनका एजेंडा क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। तो जी, जी। बिल नुकसानदेह है इसलिए कि एक तो स्टेट बैंक की डिलीवरी की कैपेसिटी नहीं है। अगर मैं कह दूँ कि चलें जी इतनी पास दे दें आप स्टेट बैंक को, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाएगा? वो मॉनेटरी साइड को देख पाएगा? बल्कि इसके बजाय इस तरह का गवर्नर लाके आप बहुत सारे वो पॉलिसी डिसीजन जो आप किसी और दूसरे इदारों के थ्रू करते हैं, वो स्टेट बैंक के थ्रू भी कर लिया करेंगे। फाइनेंशियल साइड पे गवर्नमेंट के पास बहुत कम स्पेस रह जाएगी, तरक्कियाती फंड्स कम हो जाएँगे और उसका नुकसान क्या होता है कि उसके बाद फिर मुल्क में तरक्की का सफ़र बहुत वीक हो जाता है, जो इस सर हाल में एक आपने किया। एक एक हाँ, इसमें हाँ। सर एक मेरा एक और मैं आपसे पूछूँगा। फ़र्ज़ कीजिए एक टेक्नोक्रेट जो कि आईएमएफ ब्रांडेड टेक्नोक्रेट हैं, जो आईएमएफ की आशीर्वाद से उनसे शायद किसी हद तक एक इनफॉर्मल कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट किए गए। अ, वो आईएमएफ वो टेक्नोक्रेट है जैसे आपने बताया उनका कोई सियासी स्टेक नहीं है, वो उसकी क्या इम्पैक्ट है, उनको उनको अपनी तनख्वाह पूरी मिल रही है, मिलियंस में मिल रही है, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। क्या वो खतरनाक नहीं हो जाएगा इन केस कि जब गवर्नमेंट ये उसको कहेगी कि भाई आप लोगों के लिए पॉलिटिकली इस तरीके के फैसले करें, लेकिन वो मुफाद आके टो करेगा जो आईएमएफ उसको पॉलिसी दे रही है। तो ये तो एक आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी जियोपार्टाइज नहीं हो जाएगी? यार सिर्फ देखें, नेशनल सिक्योरिटी तो बाद में आएगी ना, उससे पहले आएगा आपकी इकोनॉमी का सफ़र। आप जिस प्लेस पे जिस जैसे इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली अपना रोल प्ले नहीं कर रही, एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ आप नहीं हासिल कर रहे, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी तो रिस्क पे आ जाती है। तो इन भाई साहब का काम या ठीक है। जो भी आजकल का काम है, वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हिट करो। इकोनॉमिक ग्रोथ हिट हुँ, होगी, आपके फिस्कल साइड के पास आपके पास रिसोर्सेज़ कम हो जाएँगे तो फ़ौरन आपका हाथ यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा। जब आपका या हाथ ऊपर यहाँ आ पे आ जाएगा, जाएगा तो बिल्कुल ठीक। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और खुदा ना करे वो कॉम्प्रोमाइज़। बहुत तो एक तरह से तो मुश्किल। सर एक तरह से तो उन्होंने अपना जो उनका शायद ये पीए नहीं होते होंगे, उसी लेवल के या सेक्टर थोड़े से ऊपर कर लें क्लर्क लेवल के जो लोग हैं, उनको हमारे यहाँ वायसराय बनाकर इंस्टॉल करने की जो उन्होंने कोशिश करनी थी, वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। ये हम समझ सकते हैं ऐसा? थोड़ा-सा हाँ, तो बिल्कुल उनकी कोशिश पूरी हो गई, लेकिन खुशी की बात ये है कि इस मुल्क में ये अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेट बैंक को इतनी पावर्स दी जा रही है। अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट ठीक। आ जाती है, जो ये समझती है कि गवर्नर स्टेट बैंक इतना पावरफुल हो गया है, ये एक चीज़ ये है कि वो पेपर में पावरफुल है। माज़ी में भी स्टेट बैंक के गवर्नर से आप जी, रिज़ाइन नहीं ले सकते थे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक गवर्नर को इतना मजबूर किया कि उन्हें जाना पड़ा। उन्हें रिज़ाइन वो खुद फिर रिज़ाइन दे जी। देते हैं अपनी वो एक जो रवायती सा जुमला जो 70 साल से इस मुल्क सिचुएशन को में देख बोला के। जा रहा है, कि ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जो ज़ाती डिज़ाइन कर दिया। वजूहात हैं, हुँ। यहाँ पे ले आते हैं आप लोगों को कि वो ज़ाती वजूहात पे रिज़ाइन कर दें। इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपका वज़ीर ख़ज़ाना आइंदा का कौन होगा? आइंदा के सेटअप में ही अगर उसको अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसने स्टेट बैंक के साथ कैसे चलना है और वो खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, आईएमएफ के साथ, एशियाई तरक्कियाती बैंक के साथ
अगर तरीके से नेगोशिएट करेगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हालात हमारे साथ हमारे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी लेकिन अब नेगोशिएशन साहब पावर सिर्फ कैसे। सिर्फ एक चीज ये कि अब ये जो गवर्नर है ये 5 साल के लिए आएंगे। फर्ज कीजिए अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी या नून लीग की हम एक जस्ट एक सपोज कर लेते हैं या पीटीआई की भी हो जाए, तो उसमें असद उमर साहब जी बन गए हैं वजीर खजाना, या नून लीग के साहबदार या नवीद कमर साहब बन गए हैं। वो स्टेट बैंक को कहते हैं यार हमें इतने पैसे चाहिए, हमने फौरी तौर पे अपने इतने मामला जो है पूरे करने हैं, और स्टेट बैंक के गवर्नर आगे से कहते हैं कि भाईजान आप कौन, आप जाए। ये सिचुएशन, ये जो डेडलॉक की सिचुएशन है, ये तो एक तरह से गवर्नमेंट अपने बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं कि हवा में नहीं आ जाएगी कि यार अब हम क्या करें। हाँ, फिर वो देखिए बैंक से एक जाके एक कर्जा वर्ड लेगी सर। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम रोमांस में या शायरी में, हुस्न बेपरवाह। बदकिस्मती से जी पाकिस्तान वो कंट्री है जो जिसके लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है, हुस्न बेपरवाह, कि जिसको पता ही नहीं उसकी जी ब्यूटीज़ जो हैं वो क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जी जिस दिन इस कंट्री को अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया, या पब्लिक को बताने नहीं दिया जा रहा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके इदारों को ये नहीं बताने दिया जा रहा, आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो आप ना खुद प्रॉपर्ली एड्रेस कर पा रहे हैं, और इंटरनेशनली तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई आपसे इतना प्यार तो नहीं करता, वो कहेगा भाई साहब आपका रेट ये है, ये नहीं ये है, आपकी रुपये की वैल्यू ये है, ये नहीं ये है, आपकी और इंटरनेशनली पॉलिटिकल वैल्यू ये नहीं ये है। तो ये हम सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए दुख के साथ, जब तक ऐसा इलेक्शन ना हो जिसमें पब्लिक अपनी मर्जी से अवाम का नुमाइंदा लेके आए, जिसको अवाम कॉन्फिडेंस दे। डिसीजन मेकिंग में एतमाद बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास वो ठीक हो कॉन्फिडेंस गया। नहीं है, वो एतमाद नहीं है, तो फिर डिसीजन ऐसे ही होते सर आप नहीं कर पाएंगे सर। आपने इंटरनेशनल अरीना की बात की। इंटरनेशनली इस वक्त दुनिया दो कैंप्स के अंदर हमें फिर से तकसीम होती हुई नजर आ रही है। कभी सदर बाइडेन कहते हैं, कभी शी जिनपिंग कहते हैं कि जनाब हमें सर्द जंग की जो कन्फ्रंट्रेशन थी कोल्ड वॉर की, हमें उसके अंदर नहीं दोबारा से दाखिल होना। लेकिन वो ये कहते जरूर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डिवीजन है पूरी दुनिया के अंदर वो क्लियर कट चाइना अमेरिका के गिर्द हो रही है। पाकिस्तान कभी उस साइड पर रोलिंग बॉल बनता है, फिर कभी इस साइड पर रोलिंग बॉल बनता है। अभी क्लाइंट को ह्यूमन राइट्स का समिट था, उसके अंदर जो है वो खान साहब एन मौके पर नहीं जा सके, और वहां से फिर वो पता लगा कि वो चाइना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। बाद में बहुत सारी क्लैरिफिकेशन भी आई, लेकिन वो एक बात निकल गई थी। आपको लगता है, अच्छा दूसरी साइड पर ये भी खबरें हैं कि सी पैक स्लो हो चुके हैं, खबरें क्या ऑब्वियस हैं अब तो, और चाइना नाराज है। अभी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब चाइना तो नाराज है पाकिस्तान से। उन्होंने जो अपने मुराद सईद साहब हैं वजीर कम्युनिकेशन है मवासलात के, उनको उन्होंने बुलाया नहीं, 3 साल हो गए। बहुत बुरे हालात हैं। चाइना हमारा नेबरिंग पावर है, सेकंड सुपर पावर है, सुपर पावर अमेरिका है, हमारा तारीखी इन्हसार उसके ऊपर है। आपको लगता है कि रियासत अभी तक फैसला कर पाई है कि हमें इस नए बदलती हुई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर किस धड़े में जाना है, नॉन अलाइंड रहना है, चाइनीज साइनो अलाइनमेंट करनी है, यूएस अलाइनमेंट करनी है, किस साइड पर जाना है बताओ हैं। रियासत। अच्छा, ये ना ये पब्लिक को समझाने के लिए मैं वैसे बहुत आसान करने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें मैं और आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, ठीक है। जी आप जी आप मोहल्ले के हमारे मोहल्ले में 15-20 घर हैं। आप उन ठीक है। 15-20 घर के जो मफादात हैं, या उनकी गली नाली का मसला है, पानी का मसला है, आप उनके साथ खड़े हैं। आप कहते हैं यार ये नाली का मसला भी हल होना चाहिए, पानी का मसला भी होना चाहिए, और ये सिक्योरिटी के इंतजामात भी ठीक होने चाहिए। जो लोगों के इश्यूज हैं आप उनके साथ खड़े हैं। मैं ये करता हूँ, जी मैं आप सबसे हट के मैं एक नया फॉर्मूला, वो जो हमारी सोसाइटी से या हमारे मोहल्ले से 10 किलोमीटर दूर कोई एक पावर सर्कल है, या खोखर कह लें जो लाहौर में बड़े मशहूर हैं, मैं उनके मफादात को जी कैटर करना शुरू कर देता हूँ। वो कहते हैं यार फलाने प्लॉट पे कब्जा करना है, या वो फलाना घर खाली है। तो आप सोचिए कि आपका उस मोहल्ले में स्टेटस क्या होगा और मेरा स्टेटस क्या होगा। ठीक ठीक। ठीक हो
क्या है और उसको कैसे लेके चल रहे हैं आगे। चीन, चीन के साथ रशिया, बहुत 2 बड़ी फोर्सेस हैं जो आपके हमसाए में बैठी हुई हैं। आप बिल्कुल उनको ठीक है। छोड़ के अगर यूएस के साथ रिलेशन बनाने जाएँगे, एक तो स्ट्रैटेजिकली बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा ये है हुँ, कि चाइना का जो नया कॉन्सेप्ट आया है शेयर्ड फ्यूचर आप हुँ, साउथ अफ्रीका में जाके देखिए, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, श्रीलंका में काम कर रहे हैं और कई ममालिक में शेयर्ड फ्यूचर के सर नाम पे लाओस वो क्या वो लैटिन अमेरिका तक पहुँच गए सर। हाँ, हाँ। देखिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट गिनने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत एक मेगा तब्दीलियां आई, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आपने शायद वो नारायण का गान की एक पिक्चर देखी हो, जहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियां स्टक हो गई थी नारायण का गान। वो ये आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है कि लोग वहां तक पहुंच सके और वहां पे एक नया वेन्यू टूरिज्म का आया और स्टक हो गए। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत है। इसके सेकंड फेज था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना ने हमारे साथ आगे चलना था, हमारा ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप होने थे, हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डेवलप होने थे, लेकिन कुछ भी ना हो सका। हुँ, वजूहत आपकी सामने है। चाइना कह रहा है कि आओ हमारे साथ हाथ मिलाओ, हमारे साथ मिलके काम करें, लेकिन हम एक वो लाउबाली नौजवान की तरह ना एक कॉल के इंतजार में हैं। सारी-सारी रात सर हम ये मोबाइल में ये बैठे लाओ-बालीपन सर 70-73 साल हो गए जिस तरह खान साहब अभी तक अपने आप को जवान कहते हैं, आप भी उसी तरह पाकिस्तान को लाओ-बाली जो नौजवान कह रहे हैं। अभी हाँ, काफ़ी नहीं टाइम वो हो गया सर। देखिए उम्र के साथ मेरा ख्याल है उम्र से ज़्यादा आपके तजुर्बात से आपने किस हद तक सीखा है, ये आपकी मैच्योरिटी में बड़ा मैटर करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 70 साल में हम कुछ ज़्यादा सीख पाए हैं। हम हर 5 साल बाद नया एक्सपीरियंस करते हैं और हम समझते हैं कि शायद ये डिलीवर कर लेगा। ज़मीनी हक़ाइक़ को हम अंडरस्टैंड नहीं करते, बड़े दुःख की साथ हमने एक ऐसे प्लेयर को मैदान में उतारा कि जिसने ज़िंदगी में ना कभी बिज़नेस किया था, ना फैमिली रन की थी, ना कहीं नौकरी की थी। खान साहब की पर्सनल लाइफ़ को स्टडी किया जाए तो बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन वो नहीं करने चाहिए। लेकिन खान साहब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद आपने जो टीम रखी, उसका एक्सपीरियंस तो खुल के सामने आ गया ना कि किस लेवल की टीम है। अगर सिर्फ नारे लगाने वाले और गालियाँ देने वालों की टीम बनानी थी, तो उससे मुल्क नहीं चलते होते, उससे धरने दिए जाते होते हैं, उससे ये सब कुछ किया जाता है। तो वापस आते हैं हमारे उसी टॉपिक पे कि अब मेरा ख़्याल सर है यही कि मैं हमें यही आपकी सोचना बात से ही मैं होगा। आगे शुरू करता हूँ। खान साहब ने चाइना को नाराज़ कर दिया। आप ये समझते हैं सीपैक लेट कर दिया है, चाइना नाराज़ हो गया है और इसमें खान साहब का बराह रास्त हाथ है, ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है। आप समझते हैं ऐसा है? और अगर है तो किस हद तक है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? अच्छा आप इसका सबसे बड़ा सबूत मैं दूँगा। पाकिस्तान का मोटरवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे नहीं है। हाँ, मुल्तान सक्खर मोटरवे है। नहीं, ठीक। मुल्तान सक्खर हुँ, मोटरवे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उसका इफ्तिताह किसने किया था? आपको कोई याद है कि उसका इफ्तिताह कैसे हुआ था? नहीं। वो हुँ, इफ्तिताह हमने वो इनॉग्रेशन के बगैर वो प्रोजेक्ट ओपन कर दिया था। उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ माह पहले या बाद चाइना की आज़ादी की 70वीं सालगिरह थी। 70वीं या 75वीं वो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, लेकिन वो सालगिरह थी। हम अपनी दोस्ती का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा ये बना सकते थे कि हम एक अच्छा था एक इवेंट करते, उसमें हम चाइना से लोगों को बुलाते और हम कहते थे ये पाक-चीन दोस्ती का एक संग-ए-मील है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बगैर किसी तकरीब के उस मोटरवे को ओपन कर दिया गया। चीज़ों को मीडिया से दूर रखा गया, अंडरमाइन किया गया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। मेरी एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के मियाँ नवाज़ शरीफ के दौर के ब्यूरोक्रेट थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा चाइना ने तब आपके मुल्क में एनर्जी में इन्वेस्ट किया था, जब आपके मुल्क के बड़े इन्वेस्टर हाथ उठा चुके थे। या नवाज़ पहुँच चुके शरीफ ने थे। जब गवर्नमेंट शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि आईएनजी और एनर्जी शॉर्टेज है, आप इन्वेस्ट करें।
उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर नवाज शरीफ ने बहुत फुल एनर्जी चाइना के पास गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके आए और चाइना का कहना ये था जी कि हम सीपैक को इन टर्म्स ऑफ मनी कहीं भी लिमिट नहीं करेंगे। आप जितने मर्ज़ी प्रोजेक्ट लेके आएँ, हम उनको करेंगे, लेकिन मीडिया से दूर रखें क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाइप क्रिएट करेंगे सीपैक की तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगे, आपको फेस करना पड़ेगा दूसरे फ्रीक का प्रेशर। तो वो मुसलसल प्रेशर। प्रेशर झेलते रहे, मुसलसल प्रेशर आता रहा लेकिन वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर वो प्रेशर जो है उनकी गवर्नमेंट खा गया और फिर ये गवर्नमेंट आ गई। सर वो आपकी इसमें मुझे बात से मुझे याद आया ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही होती थी और ख्वाजा अहमद हसान साहब उस वक़्त वज़ीर वज़ीर आला होते थे और वो इनकी इसके स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे और हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते थे 90 इशारा पे और वहाँ पे वो ये चाइनीज़ भी बैठे होते थे और चाइनीज़ जब भी कोई बात ख्वाजा साहब से करने की कोशिश करते थे या बात शुरू होती थी तो ख्वाजा साहब को कहते थे कि अलग कमरे में वी विल टॉक सेपरेटली आफ्टर मीडिया जब कवरेज हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, ख्वाजा साहब भी मुझे पिछले दिनों एक जगह पर मिले तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जी आप देखें सीपैक किस तरीके से स्लो हो गया है और वो बड़े उस पे उदास भी रहे कि जी सीपैक को क्या इन्होंने हशर-नशर कर दिया। लेकिन वो अगली बात करते हैं, वो बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि जी ये अमरीकी साज़िश है, ये वेस्ट की साज़िश है और जो खान साहब हैं ये उन कुव्वतों के मोहरे लाकर बिठाए गए हैं। आप एग्री करते हैं इससे या ये सिर्फ नाअहली है? नहीं देखिए ना, अहली से थोड़ा-सा ज़्यादा है ये। अगर हम हुँ, तहरीक-ए-इंसाफ के जब वो अपोज़िशन में थे, वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में जो स्टेटमेंट देते थे, जो वो अपना डेटा लेके आते थे, वो जो उनकी अपनी कैलकुलेशन थी, वो लेके आते थे, उसको कंपेयर करें उन इल्ज़ामात से जो अमेरिका ने सीपैक पे लगाए। अमेरिका ने अच्छा, जब सीपैक पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसमें क्या-क्या लूप होल्स हैं, वो 90% वही थे जो पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होती। हुँ, हुँ, हुँ। इससे समझ अच्छा, आती है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने या तो चाहते हुए या ना चाहते हुए अमेरिका को वो सारा मवाद फराहम किया कि सीपैक पे उँगली खड़ी की जा सके। तो तो सर ये ये बड़ा नाअहली आपने थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट वैसे आपने दिया है आई मस्ट से लेकिन क्या आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो जो खान साहब वाला धरना था चीनी सदर की पोस्टपोनमेंट थी ऑफ दौरा वो सारा इसके अंदर आ सकता है हम इसी तनाजुर में बिल्कुल, देखें इसको? बिल्कुल आएगा। देखिए कि हुँ, इंडिविजुअल डिसीज़न से जो जमात का डिसीज़न होता है, वो बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। अगर एक पार्टी को ये समझाया जा रहा है कि आप धरना पोस्टपोन कर दें, चाइना का वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है। अगर ये जर्मनी, फ्रांस या ये धरना आप कह लें कि इंग्लैंड में हुआ होता तो शायद ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि उनकी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है और ना ही हुँ, चाइना उनका बहुत बड़ा डोनर था। हमारे लिए चाइना जो था वो उस वक़्त सब कुछ था। जब हमारे जी, एनर्जी क्राइसिस में कोई हमें हाथ पकड़ा नहीं रहा था, उस वक़्त चाइना ने हाथ पकड़ाया और चाइनीज़ प्रेज़िडेंट पाकिस्तान आना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको नहीं आने दिया। और चाइनीज़ प्रेज़िडेंट को नाराज़ हम हुँ, किसके कहने पे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, ये इतना ऑब्वियस है कि इस पे डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद एक और इवेंट हुआ इसको था, क्या डिबेट तुर्क हो सदर सकती है? आए थे। जी, तुर्क जी, सदर आए थे। बिल्कुल। पीटीआई उस फंक्शन में भी नहीं गई, क्योंकि जो छोटी-मोटी जी, इन्वेस्टमेंट चाइना के बाद पाकिस्तान में कर रहा था, वो टर्किश कंपनीज़ कर रही थी। तो बिल्कुल। तहरीक-ए-इंसाफ देखिए, जो मेहमान होते हैं ना घर के अंदर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, इख्तिलाफात चलते रहते हैं, लेकिन बाहर से जब कोई गेस्ट हुँ, आ जाता है तो वो सबका मेहमान होता है। लेकिन हुँ। शायद कुछ लोगों की और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इतनी मैच्योर नहीं हुई, जो मेहमान को सबका मेहमान समझें और जब आप सबका मेहमान नहीं समझते और रिस्पेक्ट नहीं देते, तो फिर आपके साथ वही होता है जो इस वक़्त हो रहा है इस मुल्क में। और सर ये मतलब मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे मुझे जो फ़ील आ रही है कि ये जो मेहमान ना समझना था, ये सिर्फ़ कोई एटिकेट्स का इश्यू नहीं था। ये ये कुछ पीछे से कोई प्लानिंग भी हो सकती है बड़ी ताकतों की जो राइवल ताकतें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ही है? देखें, बिल्कुल, बिल्कुल नून लीग की में से भी मुख्तलिफ लोग ये इल्ज़ामात लगाते भी रहे हैं। जावेद जी। हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, वो बहुत अलार्मिंग
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद मुख्तलिफ स्टोरीज और भी आई हैं, राना शमीम का एफिडेविट आ गया, एक सहाफ़ी अहमद नूरानी उन्होंने स्टोरीज दी हैं, इन सब को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इन इल्ज़ामात को हुँ, एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये हमारा नुकसान है। घर के अंदर अगर हुँ, किसी पे उँगली उठ रही है, तो उसको आप अपनी चादर के नीचे नहीं छुपा सकते। उन चीज़ों को नहीं अब छुपा एड्रेस सकते। करना होगा, दुनिया बहुत तेज़ जा रही है, लोगों की डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और चाइना हुँ, जिनके साथ चल रहा है, अगर हमने वो डेवलपमेंट का जो है ट्रेन मिस कर दी, तो फिर दुःख के साथ कि अल्लाह ताला रहम करे, ये ना हो कि हम और अफ़गानिस्तान दोनों एक ही लेवल पे खड़े हों और और हमारे एक्जिस्टेंशियल बच्चे भी क्राइसिस ढूँढ रहे हमारे हों। ऊपर आ चुका हो। सर हुँ, ये अभी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा उसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी अलार्म्ड हो गई क्योंकि उनको ये लगा कि आईएमएफ से अब मजीद कर्जा अगर हम हासिल करेंगे या किसी भी और एंटिटी से हम मजीद कर्जा हासिल करेंगे तो उसकी शर्त जो है वो एटमी प्रोग्राम होगा कि हमारा एटमी प्रोग्राम हमें रहम करना पड़ेगा उनके पास खुदा ना खास्ता या उसको रोल बैक की तरफ हम जाएंगे या कोई और सूरत हो सकती है। तो अगर हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करें, सी पैक स्लो हो चुका है, एटमी सांसें रहम करने की बातें शुरू हो गई हैं और ये खान साहब के ये तमाम तर सेरे उनके ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान खान साहब की हुकूमत की बदौलत 3 से 4 5 साल के अंदर ही 4 साल के अंदर ही हम उसमें आ चुके हैं एक तरह के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर हमारी बका को खतरा है। हाँ, देखिए सिर्फ खान साहब नहीं, कई इदारों की गैर ज़िम्मेदाराना डिसीजन मेकिंग मौजूदा सिचुएशन की ज़िम्मेदार है। ठीक है। अदालतें हम्म, हमारी डिसीजन देती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो सेकंड नहीं कर पाती, वहाँ से हम हार के आ जाते हैं। कई इकोनॉमिक डिसीजन थे, रिपब्लिक वाला फैसला है, इसके अलावा वो टर्किश कंपनी जो थी कार की, उसका डिसीजन था, हम इंटरनेशनली विन नहीं कर सके। हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर कदमों पे खड़ा, बल्कि खड़ा कहना पता नहीं ये मुनासिब होगा नहीं, कहाँ पे खड़ा है। हमारी जो लोअर जुडिशरी है उसके बुरे हालात हैं, हमारे मतलब कि वो एक बड़ा लतीफ़ा होता है जी कि वकील की करना जज ही कर लो। तो जल्दी कर लो। ये सारे क्वेश्चन हैं जो एड्रेस होंगे। जो इस सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में जज जाएगा वो वही जज होगा जो लोअर जुडिशरी में ये काम करता रहा है। क्वेश्चन्स हैं, होता है। एस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदाराना मूव करनी होगी अब, क्योंकि सर अगर ज़िम्मेदाराना कोई मूव क्या है? नवाज़ शरीफ की वापसी ज़िम्मेदाराना मूव है? कल बल्कि मैं आपसे बड़ा डायरेक्टली पूछूँगा नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? मीडिया के क्या देखिए हाल है? नवाज़ शरीफ साहब की जो फ़िलहाल बातचीत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान, इसमें लग रहा है कि मियाँ साहब के पत्ते जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। 1 जनवरी जी। में पलट जो उंगली का एक धड़ा है वो कह रहा है जी कि जनवरी में आ जाएँगे, दूसरा कह रहा है मार्च तक आ जाएँगे, लेकिन नेगोशिएशन अंडर टेबल हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है जितनी वो कह लें कि नाउम्मीद हो चुकी है तहरीक-ए-इंसाफ से। डिफरेंट ऑप्शन जो हैं उन पे जो इस वक़्त सोच रही है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन इस वक़्त नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ के साथ जी। आपको चीज़ें फाइनल करनी होंगी और इसमें दोनों को मेरा ख्याल है मियाँ नवाज़ शरीफ को भी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए कुछ और किसी के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए कुछ लोग, कुछ दो की सिचुएशन में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान क्राइसिस में है, चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो बहुत बुरे हालात में हैं और यूरोप अपनी तरफ जितनी एनर्जी से खींच रहा है। अगर एक मर्तबा ट्रेन मिस हो गई तो उसके बहुत बुरे नताइज हमें देखने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है नहीं तो खान साहब तो सर कह रहे हैं कि बिल्कुल सब ठीक चल रहा है और शेर रशीद साहब भी कहते हैं कि जी ठीक ही है बस लेकिन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ हर पार्टी अपने ऊपर चाहती है। आपने कहा कि वो शेख रशीद कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी हो रही है खान साहब की, तो आपको लगता है कि शेख अब मामला देखिए शेख रशीद साहब बड़े सियाने हैं, वो खान साहब की निस्बत बहुत ही सियाने हैं। उन्होंने आज खान साहब की तारीफ़ें करने के बाद साथ ही कह दिया कि खान साहब अपने आखिरी साल में महँगाई को कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल कर यानी लेंगे? उनके कहने का मतलब है महँगाई कंट्रोल नहीं होगी। एक बार ठीक है। कल-परसों उन्होंने कराची में ही कहा कि जी मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई तो मैंने मेडिसिन लेनी पड़ी, तो मुझे खुद अंदाज़ा हुआ कि वाक़ई
अद्वियात बहुत महंगी बिल्कुल, हो गई बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, अद्वियात महंगी हो गई बिल्कुल। हैं और अद्वियात के स्कैंडल में कौन शख्स इन्वॉल्व था? तो शेख साहब बड़े तरीके से पत्ते खेलते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पत्ते खेलते हैं। उन्होंने हल्का-हल्का छेड़खानी शुरू कर दी है और तहरीक-ए-इंसाफ में भी शेख रशीद साहब के खिलाफ जो है एक दबी-दबी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं कि उस आवाज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और वो जो हुँ, वज़ारत दाखिला का पोर्टफोलियो है वो शेख साहब से लेने की कोशिश में है वो। लेकिन देखें हालात तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल है। डिलीवर जो उन्होंने करना था वो नहीं कर सके। वही सड़कें जिनको वो गालियाँ देते थे कि ये डेवलपमेंट का नाम नहीं है। आज तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है हमने नून लीग से ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। तो ये इख़्लाक़ी गिरावट का तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि वो चीज़ जिसको आप तरक्की का पैमाना समझते ही नहीं थे, आज उसी को आप तरक्की का पैमाना समझ रहे हैं। तो सर ये जो सारी अखलाकी गिरावट भी हो गई, माशी तनज़्ज़ुली भी हो गई, माशरती इन्हतात भी हो गया और खान साहब अभी तक जमे हुए हैं। खान साहब की जो खिड़की रावलपिंडी की तरफ से खुलती है, उसमें से आजकल ठंडी हवाएँ आ रही हैं कि गर्म हवाएँ आ रही हैं और खान साहब कितनी देर के मेहमान हैं, नवाज़ शरीफ कब तक आ जाएँगे? कोई विंडो ब्रैकेट हमें मिल सकती है ताकि फिर हम देखें, काम खिड़की तो बंद हो गई। अच्छा बंद हो केपी गई है, हवा आ ही नहीं रही वहाँ से। केपी इलेक्शन ने ये बता दिया कि वो खिड़की बंद हो गई है और ठीक जिनके है, लिए वो खिड़की खुली है, उनकी खान साहब ठीक के है, साथ मोहब्बत एक एक धेले की मोहब्बत नहीं। मौलाना ठीक फजलुर ठीक हो रहमान का किरदार बहुत बढ़ रहा है। हुँ, एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ से डील नहीं कर रही इस वक़्त। एक बहुत ठीक है। बड़ी डील मौलाना फजलुर रहमान से भी हो रही है। किस हुँ, लिए? हुँ, क्योंकि आपके हमसाये में तालिबान बैठे हैं। ठीक है। अगर आपने उनको एड्रेस करना है तो आपको केपी में कैसी गवर्नमेंट चाहिए? मौलाना रिलीजियस फजलुर रहमान के पे गवर्नमेंट हाँ, तो मौलाना फजलुर रहमान की जो जीत है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ राहो-रस्म बढ़ाना भी शामिल है और मेरा अपना ये ख़्याल है कि कुछ वहाँ के वोट बैंक ने भी अपना मूड चेंज किया। ये तालिबान ठीक आ गए हैं, तो हो सकता है कि मौलाना साहब की वैल्यू एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में बढ़े, मौलाना साहब का ठीक, किरदार बढ़े। अब बड़े सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा मौलाना साहब के एंगल पे कि मौलाना साहब को एक तो अपने मसलक से निकल के एक लार्जर पिक्चर में इस्लामिक सॉल्यूशन देना होगा उस रीजन में जहाँ पे वो गवर्न करने आए। ठीक, पब्लिक का देखें इश्यू रोटी है, रोज़गार है, कपड़ा है, मकान है, सॉरी आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा। उसके हुँ, साथ मौलाना साहब का झुकाव भी चाइना की तरफ है। उसकी हुँ, तरफ प्रेशर आ रहा है उनको। ज़रदारी साहब ने भी कोशिश की है कि मौलाना साहब के किबले को तब्दील किया जाए, लेकिन अभी तक वो इंटरनेशनली जो किबला है मौलाना साहब का, उसको नहीं बदल सके। नहीं तो तब्दील कर मौलाना सके। साहब और नून हुँ, लीग अभी भी चाह ये रहे हैं कि चीज़ों का सॉल्यूशन चाइना के साथ है, चाइना को साथ लेके चला जाए, अमेरिका को नाराज़ सर किए मुझे बगैर सिर्फ भी हम एक चल लाइन में सकते दे हैं। दें, मुझे वाइंड अप करना है मुझे वाइंड अप करना है सिर्फ ये मुझे ये बता दें नवाज़ शरीफ साहब मार्च तक आ जाएँगे पाकिस्तान या लेट है उनकी वापसी? इत्तलात क्या है? हुँ, हाँ, 2022 इलेक्शन का साल है। इसमें देखिए डील्स जो हो रही हैं मार्च तक एक्सपेक्टेड है, शायद मार्च से पहले भी आ जाएँ। लेकिन जो पत्ते हैं ना, अहम पत्ते खेले जा रहे हैं दोनों तरफ से। मियाँ साहब जनवरी में या मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएँगे या और या 2022 में उनके इलेक्शन होगा। बगैर या उनके बगैर इलेक्शन हो जाएगा और मरियम कंडक्ट करवाएँगी ये सारा इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन 2022 में होगा, ऐसे ही है? हाँ, 2022 जो है वो 2022 में मोस्ट होगा जी। लाइकली इलेक्शन ईयर हाफ़िज़ अनवर साहब को नाज़रीन आपने सुना बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त बातें की 2022 उन्होंने कहा इलेक्शन का साल है और ये नवाज़ शरीफ साहब आ जाएँगे और अगर नहीं भी आएँगे तो उनकी बेटी इसको कंडक्ट करवाएँगी। एस्टेब्लिशमेंट की जो खिड़की है, जो पिंडी की तरफ खिड़की खुलती है, वो इमरान खान साहब के लिए बंद हो चुकी है और मुल्क को इस वक़्त वाक़ई आपने उनकी बात सुनी कि एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और भी बहुत सारी हमने डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। हम एक अगले प्रोग्राम में मैं दोबारा हाज़िर होऊँगा आपके साथ और मज़ीद हम मामलात के ऊपर तजिया करेंगे। बहुत शुक्रिया।